Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and has very simple language articles, various draft of applications, over 140 earlier webinar videos, and more is being added. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is, आज का विषय है फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, उसके लीगलिटीज, कानूनी दावपेच क्या होते हैं, उसका कोई समाधान या सॉल्यूशंस है या नहीं है। आज के हमारे स्पीकर को इनवाइट करने के पहले ये समझ लेते हैं कि फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ। फैमिली प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे कार हो गई, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, जैसे लॉकर हो गया, वगैरह वगैरह। अब बचा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है आपका घर, बंगला, आपके एग्रीकल्चरल ज़मीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आती है। अभी अगर हम कानून की बात करें तो अपने पिताजी के, अपनी माताजी के, अपने दादा दादी के या हमारे एंसेस्टर्स के, पूर्वज के प्रॉपर्टी पे लगभग सभी का हक होता है। अलग अलग रिलीजन के अलग अलग तौर तरीके, लेकिन हक तो है सभी का। अब उस हक की वजह से वी फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके फैमिली मेम्बर्स में आपस में 1000 डिस्प्यूट्स होते हैं। आपके जानकारी के लिए बताएं कि इंडिया में देर आर मोर देन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स and 75% cases out of this 4 crore cases relate mostly to family disputes. वसीयत हो गया, विल जिसको कहते हैं, गिफ्ट डीड हो गया, रिलीज डीड हो गया, वगैरह वगैरह। देर आर सो मेनी थिंग्स। ये सब चीज़ों के जानकारी पाने के लिए वी हैव इनवाइटेड एडवोकेट रेशमा यादव. Advocate Yadav is a highly qualified person. She has done her LLM, she has done her MPhil, she is a PhD aspirant, and she is having a very rich experience of over 15 years of teaching in a law college. उनको लगभग 15 साल से भी ज़्यादा तजुर्बा है लॉ कॉलेज में पढ़ाने का। अगर वो खुद गुरु है तो हमें अपना ज्ञान कैसे देंगे वो आप समझ सकते हैं कि उनका ज्ञान बाकी सारे लोगों से ज़्यादा ही होगा। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स, आई इनवाइट एडवोकेट यादव टू शेयर हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. एडवोकेट यादव, प्लीज टेक ओवर एंड थैंक्स. Thank you so much, sir, for such an enlightened introduction and very thought-provoking sessions. थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दैट. सबसे पहले तो मैं आप सब गुरुजनों को और आप हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सर एंड मैं देख रही हूँ कि सारे सीनियर्स हैं मुझसे एंड विद एज वाइज एक्सपीरियंस वाइज एक अच्छी शुरुआत की है सर ने कि कहा है कि द सेशन शुड बी हाफ एन आवर फॉर हाफ एन आवर. सेकेंडली हिंदी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी इंग्लिश. सो हमारे जो ऑडियंस है उन सबको साधारण भाषा में समझाना हो और आधे घंटे का सेशन हो तो आप लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, फायदा. और बहुत बड़ी चीज को एक्सप्लेन नहीं करना है. हाफ एन आवर में आपको बेस्ट क्या दिया जा सकता है, ये हमारे श्री अग्रवाल सर जी का और हमारा ये एक योगदान होगा. सो
एक बार हम आपका अराउंड 8-10 तक हम आपके सेशन को पूरा करेंगे एंड आपकी बेसिक क्वेरी सारी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. And with all due respect, I shall proceed with my all respected seniors. And thank you, Sarji, Hemant Sarji, for giving us this platform. So first of all, जो सर ने हेडिंग दी है, दैट हेडिंग इज नोन एज द लीगैलिटी, मीन्स द लीगल इम्प्लीकेशंस, यानी क्या क्या आप लोगों को लॉ के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं. एक फैमिली की प्रॉब्लम्स तो है ही, कहते हैं जो कि पैसा है तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत. एंड सेकेंडली जब कहते हो कि आपके पास कोई चीज जड़ में है, जैसे दैट इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स है. जहां पर काम शुरू होता है एक लॉयर का, तो बात ये होती है कि जब घर के लोग सारे एक साथ कनेक्टेड हो और उनका कॉर्डियल अच्छा रिलेशन हो. जब आपकी अच्छी रिलेशन हो, तो जब आपको अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि हम खास अभी बात करेंगे फ्लैट की. फ्लैट का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी चल और अचल संपत्ति, यानी इमूवेबल. आपके कैश, आपके गोल्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम काम का बात कर रहे हैं कि कहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर आपके साथ आता है. जो लोग आपके घर के नहीं है, वो भी आपके साथ खड़े हो, आपके अगेंस्ट खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, आप अपने बेटे के साथ, अपनी भाभी, अपनी बहू के साथ या अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हो, अपने भाई के साथ, आपके बुआओं के साथ. यानी आपको लगेगा कि घर मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, फ्लैट मेरा, ठीक है, परिवार भी मेरा, मसले झगड़े सारे घर के हैं. तो ये कौन होता है सेक्रेटरी आकर मुझे कुछ समझाने वाला, चेयरपर्सन आके समझाने वाला. तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कि अगर आप ओनर हो, फर्स्ट केस होता है कि मीन्स हमारे लॉ में हमें डिफरेंट डायमेंशन से चीजें बतानी है. यहाँ मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सब एक प्रॉपर्टी ओनर हो, खास करके एक फ्लैट ओनर हो, एंड in consonance to flat only this cooperative society comes into picture, right? इतना समझ में आया है मेरे रिस्पेक्टेड सारे सीनियर्स जो मुझे सुन रहे हैं? Am I audible? And secondly, आपको समझ में आई मैंने क्या प्रश्न पूछा? ये assumption का कारण you all are flat owners, right? And I'm specifically talking about that we are blessed enough that we are residing in Mumbai, because जो हमारे मोदी साहब जी ने अभी currently हमने अभी सेशन एक अटेंड किया था हमारे मेघवाल सर का. ही इज द लॉ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी 4 दिन पहले मैंने उनका सेशन अटेंड किया था. तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नए सुधार हुए हैं regard to your inheritance of the property, with regard to will, with regard to probate succession law norms, and ये एक कहते हैं आप ओनर फ्रेंडली है, यानी आप सब लोगों के लिए ये एक नया बदलाव लेकर आया है जनवरी 2026 से, जो हमारा सक्सेशन एक्ट आया है. सिंपल उन्होंने ये कहा है कि पहले आप ये अजम्पशन करिए कि आप एक फ्लैट ओनर है. और मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ जितने भी हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, एंड ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर्स, यू ऑल हैव वन फ्लैट, राइट, इन मुंबई. कोई हो सकता है कि मुंबई से बाहर का हो. तो खास करके ये सक्सेशन एक्ट काम करेगा जहाँ पे प्रोबेट, एक प्रोबेट वर्ड होता है, एक वर्ड होता है सक्सेशन, एक वर्ड है जिसे कहते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड, एक वर्ड है जिसे आप कहते हो कि दिस इज समथिंग कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट एग्रीमेंट, रिलीज डेट. सो ये सारे वर्ड्स आपको थोड़ा फैमिलियर है या नहीं? तो कोई कहना चाहेगा? विल, प्रोबेट, सक्सेशन, हेयरशिप सर्टिफिकेट, indemnity bond, release date, are you all aware of? Right, I can apparently see respected CA Shah sir, he is professional. Hemant Agarwal sir is an advocate himself. मेरे बाकी जो स्टेक होल्डर्स जो मैं सुन रहे हैं, जैसे रामदास कपाड़िया सर जी है, नाइक मैडम, अरुण जी, आप लॉयर्स हैं या मेरे जो अभी सुनने वाले लिसनर्स है वो एक आम भाषा में समझना चाहते हैं लॉ को? आपका बेस जैसा हो, अकॉर्डिंगली हम वैसा बता पाएंगे आपको. सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, you need to have some idea about will, probate, indemnity, then we can proceed. So am I audible? हाँ या ना सर? मैम सर, आप लोग सारे एडवोकेट्स हैं या कोई ऐसे आम इंसान भी है हमारे यहाँ पे? ओके, हमको आ रहा है यानी कि यस, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. So first and primary side, Madam, we will हाँ जी. interact with the participants.
after your lecture. Yes. Yes. So please Yes, sir. proceed. यस, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का जो एक इंटरेस्ट है ना, उस हिसाब से बात करना होता है. तो आई एम टेकिंग दिस इनटू assumption that we need to understand that everything is new to everyone, right? हर किसी को सब कुछ नया है जो हमें समझाना है. तो बात यहाँ पे ये आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर रिसाइडिंग इन Mumbai, for example, if we are in any, you can say, provincial states like Mumbai, Chennai, Kolkata, so prima facie basically ये जो नया लॉ आया है वो आप लोगों से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए ज्यादा कॉम्पिटेंट है. बट यहाँ पे कहीं ये चीज कंपलसरी नहीं है कि जब कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आपका हो सकता है घर में, यानी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन ले ले कि आपने विल बनाया है तो कैसे आपने एक फ्लैट ट्रांसफर कर दिया, एंड सोसाइटी वालों पे लोग जो रिलेटिव्स हैं वो आके क्वेश्चन करते हैं कि हाउ यू हैड अलाउड the XYZ, my brother, my mother, my friend, my wife, not friend, my father, my son, how did you allow that all the property flat has been transferred in his name or in her name? So the question comes, when you don't want this family dispute to be arisen, then only this probate shall come into picture. So probate means it has not made any compulsion as per the new law of January 2026 कि आपको प्रोबेट ऑब्टेन ही करना है. बट इसका एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं कि प्रोबेट अब नहीं होगा. प्रोबेट कब हो सकता है? टू बी सेफर साइड, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर आपने विल एग्जीक्यूट कर दिया, विल को देखकर सोसाइटी ने आपको आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, आप अगर क्लास 1 हेयर हो, क्लास 1 इन द सेंस दैट इफ यू आर वाइफ और सन और डॉटर, then you are very close. इस क्लास here 1 means आप बहुत close proximity है, blood relation है. तो सोसाइटी कहती है कि किसी ने आपको नॉमिनी बनाया है, जैसे फादर ने या मदर ने अपने बच्चे को, तो नॉमिनी बनाने के बाद वो आके सिर्फ ऐसे अब खड़ा होके ये नहीं बोल सकता कि बस मैं तो नॉमिनी हूँ, मेरा नाम नॉमिनी में है तो फ्लैट मेरे नाम पे कर दो ना. आप जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में, आप जब सोसाइटी की बात कर रहे हो, स्पेशली इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मुंबई, सो दे विल आस्क यू कि ओके, do you have any evidence that you are the proper claimant for that? So aap kahoge yes, this is blood relation. So the society says that we need to transfer the certificate unless until you will have some, you can say, satisfactory evidence to produce. So nominee के लिए कोर्ट ने कहा है कि जब आप सोसाइटी बहुत ज्यादा पे प्रेशर डाले कि मुझे विल लेकर आओ, मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड, एनओसी लेकर आइए, आप रिलीज डीड लेकर आइए, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे या हेडशिप सर्टिफिकेट, तब जाके हम आपके नाम पे ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी. तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी एक आम इंसान को, इसीलिए उसे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एंड रोल ऑफ सोसाइटी शुड आल्सो बी हैम्पर्ड, क्योंकि एक हमारे पास एक लाइव के एग्जांपल है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी कैसे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करते हैं. सो आई हैव मेनी प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस वेयर वी हैड टेकन द केसेस. फॉर एग्जाम्पल, एक केस आपको डिस्कस करती हूँ कि कैसे सोसाइटी भी टॉर्चर करती है एक जेन्युइन केस में, जब आप खुद एक रियल फ्लैट ओनर हो. तो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, सोसाइटी का रोल कोर्ट ने कम कर दिया है, एंड कोर्ट वांट्स टू से कि आपको फैमिली में डिस्प्यूट कम करना हो तो आपको विल से काम हो जाएगा, आपको विल की कॉपी दी जाए तो प्रोबेट लाना नहीं पड़ेगा. और सोसाइटी कभी कभी लॉ जानती ही नहीं है, तो आपको तो पता है कि लॉ क्या है, बट सोसाइटी को नहीं पता है लॉ, तो वो बहुत ज्यादा हरेसमेंट किया जाता है. ये एक फर्स्ट केस आई वुड लाइक टू डिस्कस. दिस इज द रियल केस which we had handled before this 2026. I'm talking about this case before 2026, how this society is also torture. इसीलिए लॉ बनाना बहुत जरूरी है, एंड ये फ्लैट ओनर फ्रेंडली है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब इमोशनली नॉमिनी का नाम मांगते हो, जब सोसाइटी आपको बोलती है नॉमिनी का नाम दे दो भाई, किसी को नॉमिनी बनाना है, तो आप नॉमिनी फॉर्म भर दिया, तो आप ये मत सोचिए कि बस वो चीज सामने वाले को मिल जाएगी और आपका बच्चा आपको हरेस करेगा. नो, दैट इज नॉट अलाउड. सो इस केस में भी यही हुआ कि सोसाइटी कभी कभी
घर के झगड़ों में इन्वॉल्व होकर उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है और वो आपके घर में डिस्प्यूट पैदा करती है। इसकी वजह से भी ये जो नया लॉ है वो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी ने क्या किया, देयर इज वन client of us. He's an NRI, right? So he was Dubai based NRI and a married couple, and it was a love marriage with Christian lady. Unfortunately, at the age of 35, suddenly the lady collapsed and the wife, in consequence to that, died. अब लिविंग बिहाइंड वन इशू मीन्स लॉ में चाइल्ड। अब एक बेटी है माइनर, उनकी बच्ची है 10 साल की, एंड हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशन है इन लॉज के साथ, बिकॉज दिस जेंटलमैन यूज टू टेक केयर ऑफ देयर इन लॉज ऑल्सो। इन लॉज को भी बहुत अच्छा ध्यान रखता था, मतलब ऐसा दामाद था ये। बट अनफॉर्चुनेटली वाइफ की सडन डेथ हो जाती है, तो इन लॉज के साथ, और इनकी जो बेटी है 10 साल की, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी ने भड़काना शुरू किया इन लॉज को, जो क्रिश्चियंस है। एंड जो हमारे क्लाइंट थे एनआरआई, ही इज यू कैन से हिंदू महाराष्ट्रियन। सो उन्होंने ये चीज उनको कुकअप करना शुरू किया फोन कर करके। जस्ट सी द काइंड ऑफ हरेसमेंट अ सोसाइटी कैन ऑल्सो डू इन द नेम ऑफ बीइंग सेक्रेटरी और चेयरपर्सन। This lady of the secretary, so called, and of the very posh colony of Mumbai, she started calling the in-laws, instigating them that unless until your in-law shall not give you in writing that he is going to get married second time, and now he will take care of the interest of the child, then you should not give any NOC to them. तो ऐसे भड़का के सेक्रेटरी कह रही है कि अब आपका तो, आपकी जो बेटी तो है वो गुजर गई, तो जब आपके जो ब्रदर इन, आपके जो सन इन लॉ है यानी दामाद जी हैं, अगर वो सेकंड वाइफ लाते हैं, और उन्होंने किया भी, उनको मैरिज करना पड़ा, सेकंड वाइफ लाना पड़ा, तो आपकी बेटी का क्या होगा? आपकी जो बेटी की बेटी है 10 ईयर्स की, उसके इंटरेस्ट का क्या? वो फ्लैट उसके नाम पे तो कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एनओसी नहीं दो। तो जब आपका प्रॉपर्टी आपके नाम पे फ्लैट, एंड उसका बैंक जो है उसका ईएमआई आप पे कर रहे हो, कौन? हस्बैंड। तो एक आपको एक एडवाइस देंगे हम कि आप जब भी हस्बैंड वाइफ बहुत कॉर्डियल रिलेशन में हो, बहुत अच्छी बात है, बट जब आप एक ईएमआई पे करते हो ना, आपका क्लेम ज्यादा हो जाता है। तो कोर्ट ऑल्सो कंसिडर्स कि हु इज पेइंग, अल्टीमेटली हु इज पेइंग द ईएमआईज। सो यहाँ पे आपका कॉर्डियल रिलेशन, आपकी फैमिली मेंबर से रिलेशन होना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ कम्स आफ्टर लव। So there are only 3 words in law, but love has the bigger picture. And यहाँ पर ये फैमिली का रिलेशन काम आया। कैसे? ये देखिए, इंस्टिगेटर यहाँ पे कौन है? सोसाइटी। सोसाइटी ने इन लॉज को कहा है आप एनओसी मत दीजिए। एनओसी यानी ये घर वो किसी के और के नाम पे ट्रांसफर ना करे, ना ही बेच सकते। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का बहुत प्योर लव था। सो हस्बैंड ने कभी तो सोचा नहीं था कि वाइफ की ऐसे सडन डेथ होगी आउट ऑफ कैंसर 34 एज में, लव मैरिज वो भी। तो उन्होंने क्या किया? जॉइंट ओनर बनाया। तो सबसे नंबर 1 आपको एक विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लव टू एडवाइज यू, व्हेन यू आर परचेजिंग एनी फ्लैट, you ensure that you must make it hassle free। तो आप जॉइंट ओनर बन जाते हो जब हस्बैंड वाइफ या डॉटर एंड फादर, तो क्या होता है, दोनों का जब आप सेल करेंगे ना, तो रोल आ जाता है बैंक को भी और सोसाइटी को भी और कोर्ट को भी। तो वहां पर ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है, सेल आउट करना मुश्किल हो जाता है। इनके साथ वो प्रॉब्लम आई। एनआरआई थे, उनको मुंबई का वो घर फ्लैट बेचना था, और वो फ्लैट भी प्रोमिनेंट प्लेस है, किसका है? हीरानंदानी में। अब ये जो फ्लैट की जो सेक्रेटरी है, वो कह रही है कि आपको ये लाना है, वो लाना है, वो डॉक्यूमेंट्स लाना है। तो अब ये फ्लैट बेचने के टाइम पर ऑब्जेक्शन आ गया कि ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट इंटीमेटिंग योर इन लॉज, क्योंकि वाइफ के साइड से कोई और तो है नहीं, तो एनओसी देगा कौन? उनकी तो डेथ हो गई और वो जॉइंट ओनर थे। तो जब आप को एप्लीकेंट हो ना, जॉइंट ओनर बन जाते हो, तो यहाँ पे बैंक ऑब्जेक्ट कर रही है कि जिसकी डेथ हो गई आपने उनका नाम भी लिखा है, दो यू आर पेइंग द ईएमआई ऑल अलोन। तो ये प्रॉब्लम कोर्ट तक पहुंच जाती है। So I advise you, even though you have deep connection and if you are paying the loan all alone,
EMI. The bank will protect you in the sense that since you have paid the consideration, तो as a husband आप अगर ले रहे हो तो जॉइंट एप्लीकेंट में वाइफ का नाम डालने से इस तरीके से लीगल हेयरशिप की प्रॉब्लम आती है इन द सेंस एनओसी. एनओसी में क्या होता है, जब वाइफ की अगर डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, इन लॉज पिक्चर में आ जाते हैं और इन लॉज के एनओसी लेने में रेलिंक्विश रिलीज डीड में ऑब्जेक्शन हो जाता है फैमिली का. अगर फैमिली का एक पर्सन भी कह रहा है कि हम आपको साइन करके नहीं देंगे, रेलिंक्विश यानी कि यू आर टोटली सरेंडरिंग योर राइट्स, तो अगर उनके फैमिली को किसी ने इंस्टिगेट किया, जैसे वहां पे सोसाइटी की सेक्रेटरी ने इंस्टिगेट किया, तो वो प्रॉपर्टी आप बेच ही नहीं कर पाओगे, यानी डिवॉल्व यानी सेल कर ही नहीं पाओगे. तो यहाँ पे एनओसी देने के पहले आपकी जो सोसाइटी है वो भी अपने इंटरेस्ट को सेव करती है इन द सेंस दे डोंट वांट एनी लीगैलिटी और यू कैन से द आंसरेबिलिटी इन द नेम ऑफ और अगेंस्ट एनी रिलेटिव्स. क्योंकि रिलेटिव्स भी एक्शन ले सकते हैं ना सोसाइटी पे कि आपने ये एनओसी कैसे उठा के दे दिया, आपने ये शेयर कैसे ट्रांसफर करके दे दिया, हमसे पूछा ही नहीं. मेरे बड़े भाई ने मेरी फ्लैट मेरे पापा की मम्मी की फ्लैट को बेच दिया क्योंकि नॉमिनी में उसका नाम था. तो आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया. ये प्रॉब्लम सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी शेयर करनी पड़ती है इनोसेंटली. अब वो उनको आपकी फैमिली का मैटर नहीं पता, इसीलिए कोर्ट कहती है आप जब मेंबरशिप ट्रांसफर करते हो ना फ्लैट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरेसमेंट सोसाइटी से नहीं होना चाहिए. इसीलिए सिर्फ नॉमिनी का नाम आपने ले लिया क्योंकि आपको हाय बाय करना है, आप सेक्रेटरी को हाय बाय डेली करते हो, तो उसने आपका नॉमिनी में नाम डाल दिया. इसका मतलब ये नहीं कि यू आर एक्सक्लूडिंग योर ब्रदर्स राइट, योर सिस्टर्स राइट. तो इसके लिए वहां पर कोर्ट ने अमेंडमेंट्स लाए और दैट इज समथिंग वेरी गुड. सेकेंडली उन्होंने कहा जब आपका रजिस्टर्ड विल होता है ना, दैट इज ऑलवेज एडवाइजरी. आपको पहली चीज बोली गई कि will is not compulsory to be registered and that is very fair. Power of attorney has to be registered. Will is not mandatory, but we always advise you as per the, you can say, Registration Act of 1908, as per the section 17. ये थोड़ा लॉ के टर्म्स भी हैं बिकॉज माय स्टेक होल्डर्स आर लिसनर्स आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड. तो सेक्शन 1718 से दैट यस, रजिस्टर्ड में डॉक्यूमेंट्स में आपको पावर ऑफ अटर्नी हमेशा रजिस्टर्ड करनी है, लेकिन विल रजिस्टर्ड नहीं है. बिकॉज विल को क्यों रजिस्टर्ड नहीं करना है, बिकॉज विल आप आउट ऑफ विल बनाते हो, यानी आपके मन से, तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट. सो एडवाइस हमारी क्या होती है, विल को आप प्लीज रजिस्टर्ड कराइए. जब आप विल को रजिस्टर्ड कराओगे तो आपको प्रोबेट की जरूरत नहीं होती है, प्राइमा फेसा है. और सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक ही बेटा है और या एक ही बेटी है, तब उस क्वेश्चन में ना तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, ना कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा. तो अगर आपका विल रजिस्टर्ड है ना, तो कोर्ट गिव्स वेटेज टू देम. सो यहाँ पर प्रोबेट ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन एडवाइस ये होती है हमें हमारी तरफ से कि विल को आप रजिस्टर्ड करिए. एंड सेकेंडली प्रोबेट लेना ऑप्शनल है. फॉर एग्जाम्पल आज आपको लग रहा है कि किसी ने प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट नहीं किया, मैंने सेल कर दिया मेरा फ्लैट, लेकिन अगर कोई बेटे का बेटा उठकर आ जाता है सालों के बाद, जैसे आप अभी देख रहे हो यहाँ पे कुछ बिजनेस टाइकून्स के फैमिली मैटर्स में भी ऐसा हुआ है. तो अगर आपके बेटे का बेटा उठकर आ जाता है और उसने कहा कि आपने ये फ्लैट में मेरे पापा का भी नाम था तो आपने कैसे बेच दिया, तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो प्रोबेट तो ऑप्शनल है. तो यहाँ पर वो ऐसे डिस्प्यूट आ सकता है, तो केस रीओपन करने के चांसेस होते हैं. सो गवर्नमेंट ने तो प्राइमा फेसा कह दिया कि नहीं विल है तो प्रोबेट कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि रजिस्टर्ड विल हो. एंड उसमें आपको विल डिक्लेयर करना है विद एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर अगर होगा तो ना सोसाइटी को इश्यू ना आपको, एंड आपका कोर्ट में भी केस गया ना डिस्प्यूटेड, तो भी वो प्रॉब्लम आपके फेवर में हो जाएगी, राइट. सेकेंडली जब कॉर्पोरेट जो आपके सेक्रेटरीज और जो आपके चेयरपर्सन होते हैं सोसाइटी के, उन्हें हमेशा हमेशा रिलीज डीड, एनओसी, इंडेमनिटी बॉन्ड, आई रिपीट, अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी या चेयरपर्सन है, आपको आपके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर ट्रांसफर करने के पहले उनको बताना है कि नॉमिनी, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर द अल्टीमेट ओनर. इट मीन दैट यू आर द deemed trustee, and trustee means we have entrusted this into
Yes. Sorry, due to power cut in Chembur, it being since morning, we are unable to get this Wi-Fi connection. So I've connected myself through mobile. Am I audible, class? Yes, Yes, please, respected madam. all. Go ahead. Yes, No yes. problem. Go ahead. Yes, yes. Meanwhile, I'm also trying to connect with Wi-Fi. So first of all, आपको स्टेक होल्डर अगर फॉर एग्जांपल आप हो यानी आप चेयरपर्सन हो, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, यू आर वेरी हैप्पी, ओ माय गॉड आई बिकेम सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, बट प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, हाय हेलो अलग है, आपको आपके लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं. इफ समवन कम्स टू यू कि मेरे घर में तो अभी फला फला पापा की मम्मी की डेथ हो गई है, अब ये प्रॉपर्टी में मेरी बहन को मत बताना प्लीज, हाँ अंकल, कि मुझे ना ये नॉमिनी में मुझे घर बेचना है. आप किसी का नहीं सुनना है, आपको लॉ कह रहा है आपको रिलीज डीड लाना है, एंड रिलीज डीड इज ऑलवेज ऑलवेज रजिस्टर्ड एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 सेक्शन 17, 18, 22. योर रिलीज इट हैज टू बी रजिस्टर्ड. रिलीज इट का मतलब होता है आप कब कोई चीज रजिस्टर्ड होती है ना, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, right? As a lawyer, we always advise you and we always do that within the interest of our clients कि आपको रजिस्टर्ड कोई भी चीज है ना करानी होती है, क्योंकि आपने एक नॉमिनल चार्जेस दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, आपके 4,000 अराउंड में रिलीज डेट बन जाता है, लेकिन चैट शैल एक्सक्लूड ऑल अदर्स टू क्लेम इन प्रॉपर्टी. तो रिलीज डीड एज ए सेक्रेटरी आपको मांगना है किसी भी प्रॉपर्टी में. जब भी कोई प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहे तो उस फैमिली मेंबर्स को आपको कहना होगा कि पहले आपको एनओसी लाना है बाकी मेंबर्स से. तो हमारे नंबर 1 केस में क्या हुआ था कि जो इन-लॉज थे उनसे एनओसी लाया गया, तो मुझे खुद जाके एनओसी लाना पड़ा था उनको बहुत दूर बोरीवली तक. सेकेंडली हमें रिलीज डीड जो होता है वो भी मांग सकती है सोसाइटी. तो यू प्लीज कैन नॉट shrug off your shoulder by saying sorry I cannot give, जो करना है कर ले ना. प्लीज डोंट गिव such you can say blunt answers to your chairperson. Basically nominee cannot be the claimant. Secondly, as a secretary, you you have to inform to their family members that the person, your brother, your sister, so and so, they want to sell it out this property. तो ये जाके उनको फोन करके बोलना आपकी कोई जरूरत नहीं है. आपको जो पर्सन आपके पास आता है एज ए नॉमिनी या क्लेमेंट, तो उसको कहना है कि पहले तो डेथ सर्टिफिकेट लाना है, आपको रजिस्टर्ड विल की कॉपी देखना है उसका, एंड उसके बाद उनको आपको कहना है कि एनओसी एंड आपको लीगल हेल्पशिप सर्टिफिकेट अगर केस उसमें एप्लीकेबल है तो, या आपको सक्सेशन या सर्टिफिकेट या प्रोबेट प्रोड्यूस करवाना कंपलसरी होगा. एंड अगर वो चीज कंप्लायंसेस पूरे नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन रिजेक्ट. सेकेंडली, एक पिक्चर में केस आता है व्हेन यू हैव टेकन सम लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर बिकॉज दिस इज ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट. ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट का मतलब होता है देर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व. एक तो बायर सेलर हो गए, थर्ड एक है कि मैंने पैसे दिए हैं, मॉर्टगेज कर लेते हैं वो ओरिजिनल्स आपके. तो अगर मैं बायर हूँ किसी फ्लैट की और मैंने अगर लोन लिया है मेरे फ्लैट पे, तो मेरे ओरिजिनल्स है ना वो बैंक के पास है. तो यहाँ पर बैंक को भी इन्फॉर्म करना होता है कि मैं प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सेकेंडली, आपकी जो सोसाइटी है उनसे आपको एनओसी लेना होता है. एंड थर्ड, उनके रिलेटिव जो ऑल भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, उनको भी इन्फॉर्म करना इज कंपलसरी. सो ऑल दिस लीगल हर्डल्स वी फेस ऑन डेली बेसिस. एंड सेकेंडली, समटाइम्स the societies are torturous, sometimes the family members, and sometimes due to the ignorance some of the properties have been bequeathed to, you can say, अनऑथराइज पार्टी. अब ये नंबर 2 का केस सिचुएशन आपको बता दूं, एक बहुत ही लेटेस्ट डिसीजन है एंड ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. एंड यहाँ पर आपको आपकी सोसाइटी आपको कितना भी कहे कि आप लॉयर बन जाओ, आप हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी बन जाओ, प्लीज डोंट डू दैट. आप जहाँ रहते हो ना, आई एडवाइज यू कि आपको इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेना. यहाँ पे एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्या हुई है इन XYZ सोसाइटी. There was one old man, he died, right, leaving behind his flat in that society. Now this society wants that this flat
to be taken in their name, and they will not inform the cooperative registrars. अब ये प्रॉब्लम्स में आप कभी भी किसी भी आर्डेंटली रिक्वेस्टिंग यू, आपको कितने भी अच्छे इक्वेशन से उस घर वालों से या आपके सोसाइटी से चेयरपर्सन से आपको कहीं भी साइन करके नहीं देना है एज ए मेंबर्स फ्लैट ओनर्स कि हाँ हमें चलेगा ना, प्लीज। बिकॉज जब कोई बिना विल के मरता है उसे कहते हैं दैट पर्सन हैज डाइड इंटरस्टेट. Intestate means living without a will, living you can say without a will. That property means it is the duty of the society to inform the concerned authority. So in the sense we are talking about with regard to societies, with regard to that we are talking about the registrars, and the registrar, it shall be the duty of the registrars to appoint administrator, right? And if someone dies intestate means without declaring the will. So यहाँ पर सोसाइटी ये बोलकर खुशियां नहीं मना सकता, वाओ दैट पर्सन हैज डाइड, अब तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी, बिकॉज मैं तो चेयरपर्सन हूँ, मैं तो सेक्रेटरी हूँ, सब लोग चुप रहो। और ये सोसाइटी इन्फॉर्म नहीं करेगी, इस फ्लैट को हम अपने हिसाब से रेंट आउट करेंगे, अपने फैमिली फंक्शंस ये सब प्रोसीड करेंगे, एंड तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ये चीज हम गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे, प्लीज ऐसा मत करना। आपको बहुत बड़े ऑफर्स आते हैं, ये चीज हमने रिफ्यूज की है, बिकॉज दे ऑल्सो पोलाइटली रिक्वेस्टेड कि मैडम ये आप है ना, इसके आप लॉयर बन जाओ हमारे एडवाइजर, एंड मैम ऐसी एक प्रॉपर्टी है तो वो हम अपना यूज कर लेते हैं। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल ना करना, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ये आपको ऑथराइज ही नहीं है। तो हमारे लॉ में ये चीज है जिसे कहा जाता है नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, यानी मैक्सिम का मतलब है you cannot you can say give away, transfer the right which you do not have, right? You do not have the right. तो जो चीज आपकी है ही नहीं वो आप किसी और को कैसे ट्रांसफर करोगे? एंड तो उन्होंने क्या किया, जो पर्सन जिनकी डेथ हो गई सीनियर अंकल जी की, उनके फ्लैट में एक टेनेंट रहता था। सो ये रेंटेड आउट प्रॉपर्टी थी, एंड वहां पे ये टेनेंट था, उसको जैसे ही पता चला कि ओनर की डेथ हो गई है एंड ओनर का कोई भी सर्वाइवर नहीं है, यानी घर का कोई लीगल है सर्वाइवर नहीं है, तो अभी ये प्रॉपर्टी मैं नहीं छोड़ूंगा एंड कुछ नहीं कर सकती सोसाइटी मेरे अगेंस्ट। तो मैं इसमें ना एक नॉमिनल चार्जेस जो दे रहा था वो फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ, उसने क्या किया अपना बेटर पोजीशन क्लेम करने के लिए एंड टू योर अटर शॉक एंड सरप्राइज माय डियर रिस्पेक्टेड ऑडियंस, उसको एडवाइस किसने दी है? लॉयर ने। जस्ट इमेजिन कैसे एडवाइसेस दी जाती है। लॉयर आस्क्ड दिस टेनेंट टू सेंड अ लीगल नोटिस to the society stating that since I am the tenant and the person has died, the landlord, I have every right to stay in this flat, and society has no right to refuse me because I am paying the you can say rent. So he said in advance 12 into 10,000, 1,20,000 I am paying outrightly by issuing the check, and no one can deny me. I will stay here perpetually, right? So this is called adverse possession. एडवर्स पोजीशन का मतलब जो चीज आपकी नहीं है आप ओनर बन रहे हो, डीम्ड ओनर की तरह, और फिर उसके बाद 10-12 साल के बाद आप डीम्ड ओनर के बाद ओरिजिनली आप उस पर क्लेम करोगे। अब सोसाइटी कह रही है कि अभी ये तो हमारे रास्ते का काटा है, हम तो चाहते थे ये चीज हम हथिया लें, बिकॉज इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ये पर्सन तो जा चुका है, तो ये प्रॉपर्टी चुपचाप हम ले लेते हैं, हम क्यों बताएं रजिस्ट्रार को? तो नंबर 1 वो इलीगल था। तो उन्होंने जब मुझे ये अप्रोच किया कि मैडम आप एडवाइजर बन जाओ और आप हम कर सकते हैं ना, उसको हम एविक्शन कर पा सकते हैं ना, उसको निकलवा सकते हैं टेनेंट को, मैंने बोला नो यू कैन नॉट डू दैट। सेकेंडली इंटरस्टेट कोई गया है ना, नॉट लिविंग बिहाइंड द विल, तो वो प्रॉपर्टी एक ऐसा क्लेम बन जाता है जिसके हकदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को आपको इन्फॉर्म करना ही होगा एज ए सेक्रेटरी vis-a-vis that even tenant also has no right, right? Administrator shall be appointed, he shall decide. तो यहाँ पर दोनों ही प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप यहाँ पर देखते हो कि कोई गुजर गया और उसकी फ्लैट को कैसे सेक्रेटरी या चेयरपर्सन एक साथ कलेक्टिवली हथियाने की कोशिश करते हैं, एंड सेकेंडली उनकी फैमिली मेंबर्स।
अगर नहीं है तो टेनेंट अगर है तो वो पार्टी करता है कि अरे ये तो अभी लैंडलॉर्ड ओनर चला गया और सोसाइटी मुझे अब निकलवा के दिखाए यहाँ से। तो ऐसे केसेस में आपको लॉ की बहुत हेल्प लगती है। सेकेंडली, जो चीज लॉफुल नहीं है उसके लिए कोई भी लॉयर आपको कितना भी लीगल नोटिस भेजे, आपको डरना नहीं है। As a person, as a flat owner, I'm requesting you all that you please declare a will. आपको एक विल डिक्लेयर करना होगा, एक विल आप बना लीजिए और इसको रजिस्टर्ड करिए। थोड़ा नॉमिनल चार्जेस ही आता है, ओनली 3-4,000 विल बी चार्ज एंड योर नेम विल बी फॉर एवर विद द सब रजिस्ट्रार। सो कभी किसी ने आपसे बिना पूछे वो फ्लैट किसी को बेचने की कोशिश की या आपको पता चला किसी को कि आपने विल बनाया है और उस इंसान ने आपको तकलीफ देने की कोशिश की, या अगर आपने गिफ्ट डीड बना दिया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तब उसको प्रॉपर्टी को कोई आपके रहते मिसयूज नहीं कर सकता कि आपको निकाल दिया और आपको सड़क पे छोड़ दिया। नो, बिकॉज द सब रजिस्ट्रार that declared registered will or registered gift deed shall be in your favor, because law says that out of love and affection, if you are bequesting your property as a gift deed, it is okay, fair. But if suppose your elder son has taken a gift deed from you, and even your own second son or daughter are not aware of, यानी आपके बड़े बेटे ने आपको प्यार से बोलकर गिफ्ट डीड करवा लिया, सारी प्रॉपर्टी ले लिया आपकी जीते जी, लेकिन आपके बच्चे जो बाकी हैं उनको इन्फॉर्म नहीं किया और आपको आपके घर से निकाल दिया, आपके खुद के घर से, कि भाई अब तो रजिस्टर्ड हो गया, अब गिफ्ट डीड अब मेरे नाम पे हो गया, अभी हटा दो अपने पापा मम्मी को। वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज सीनियर सिटीजन एक्ट फेवर्स यू। सेकेंडली, आपके जो बाकी जो लीगल क्लेमेंट हैं, जैसे कि लीगल है सर्वाइवर, आपके सन डॉटर, दे ऑल्सो हैव द ऑब्जेक्शन। सो सब रजिस्ट्रार का ये रजिस्टर्ड 4,000 रुपया जो आपने खर्च किया, जो आपने लॉयर की फीस पे की ना, वो आपका वसूल हो जाता है। तो इधर इन द फॉर्म ऑफ चेयरपर्सन दे के नॉट harass you, the cooperative societies cannot harass you, even as a nominee you cannot, you are not the claimant, you are not the ultimate you can say claimant। ये सारी चीजें आपके फेवर में है इफ यू आर अ फ्लैट ओनर। एंड हम आपको हमेशा ये सजेशन देंगे, हम लॉ फील्ड में है, हमने बहुत दर्द देखे हैं, लोग लिटरली दुआ करते हैं कि उनके पेरेंट्स मर जाएं और वो विल जो है एग्जीक्यूट करा सके। Sorry if this is unfortunate, but it is a fact. So I am requesting you all ardently कि आप गिफ्ट डीड तो मत दो आपके जीते जी। हमने लिटरली लोगों के चेहरे देखे हैं क्लास, सॉरी रिस्पेक्टेड ऑल, लिटरली उन्होंने दुआ की है और उन्होंने ऐसी चीजें की हैं कि वो जल्दी से चीज उनके नाम पे हो जाए और वो सामने वाला गुजर जाए। और ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोबेट को और विल को ये सारी चीजें सीनियर सिटीजन के राइट्स में दी हैं। सेकेंडली, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना, ये काम होता है। आपके गांव के अगर केस है तो उसमें लेखपाल है, आपके सोसाइटी का केस है तो एनओसी एंड रिलीज डीड लग जाता है। इसमें आपने अगर रजिस्टर्ड कराया है ना किसी डॉक्यूमेंट को, तो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, दे आर ऑल्सो इन पिक्चर। सो इंडेक्स टू बहुत काम की चीज होगी। एंड कितनी भी इमोशनल आपकी अटैचमेंट हो, बट आपकी जीते जी गिफ्ट डीड मत कराइए, विल कराइए, उसमें एग्जीक्यूटर रखिए। आई रिक्वेस्ट यू, एग्जीक्यूटर रखिए। और विल में 2 विटनेस होते हैं जिनका खुद का कोई इंटरेस्ट ना हो, यानी जो आपके बहुत क्लोजेस्ट फैमिली के रिलेशन है या नेबर है, आप उनको 2 विटनेसेस बना सकते हो विद आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर फोटो, थंब इम्प्रेशन एंड 1 डॉक्टर सर्टिफिकेट। डॉक्टर सर्टिफिकेट यानी एवं आपको बीएमएस डॉक्टर्स या आपको कोई होम्योपैथी का डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लेना है। वी रिक्वेस्ट यू, you please, you must have, you ought to have at least MBBS, MD as your doctor, declaring that you are fit and fine to declare this will. So will mein executor is always advisory. So this is something we cannot explain you everything just at one go, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम क्या होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो आप। वेबिनार में या ऐसे ऑनलाइन में हम एक सर्टेन टाइम के बाद स्ट्रेच भी करेंगे ना, तो वो चीज अटेंशन स्पैन आपका हैम्पर होता है। तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस एंड जस्ट विद इन 1 day वी कैन नॉट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, राइट।
So this is something we had tried to give you the basic idea so that you shall be aware of your rights. And secondly, you should not be overconfident कि मेरा नाम नॉमिनी में है तो चलो मैं अपने मम्मी पापा को फेवर में कर लिया है सोसाइटी को, तो ये मैं बेच दूंगा कभी भी और मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स को नहीं इन्वॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक भतीजे ने किया ऐसा, 3 बुआओं को बताया नहीं, ठीक है, 3 बुआओं को इन्फॉर्म नहीं किया और जब चला गया सेक्रेटरी के पास, कहता है मेरी दादी मेरे नाम पर 2 शॉप बुक कर रही है, आप गिफ्ट डीड बना के दो। और ही लिटरली स्टार्टेड फाइटिंग। में सेंसिबल पर्सन था, उन्होंने कहा भाई आप कितना भी लड़ लो हम नहीं करेंगे। बोलता है आई विल ड्रैग यू इन कोर्ट। सो दिस सेक्रेटरी सेड जेंटलमैन यू आर अ यंग बॉय, whether you are shouting at me it doesn't matter to me, you must have to involve your buas, 3 buas, we need NOC, indemnity bond एंड रिलीज डीड। इंडेमनिटी बॉन्ड यानी कल कोई और ऑब्जेक्शन ना ले फैमिली मेंबर्स कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करने के लिए अलाउ कर दिया शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेचारे सेक्रेटरीज को, चेयरपर्सन को पता है, तो कल कोई और फैमिली मेंबर्स उनके आगे आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए वो अपने सेफर साइड के लिए एनओसी, इंडेमनिटी बॉन्ड एंड उन्होंने नोटराइज करके ये सब लिया, प्लस उन्होंने रिलीज डीड रजिस्टर्ड करवा के लिया। उसकी एक एक कॉपी हमने सबमिट की, तब जाके गिफ्ट डीड हुआ। एंड टू योर अटर शॉक एंड सरप्राइज, बेस्ट फ्रेंड क्लोज रिलेटिव्स ऐसे ही होते हैं, जैसे उसका रिलीज डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, उसके रिलेशन खत्म, सब कुछ खत्म। तो उसने हम ऐसे आपको, आपके क्लोज लोग भी आपको एडवाइस करेंगे, आपको कितने भी इंटाइस करे, फ्रेंडशिप का वास्ता दे, आपको उनका केस लेना है बट सेंसिबिलिटी के साथ, एंड यू हैव टू से नो, बिकॉज उनका काम होते ही वो आपको आपका आपके उनके असली रंग दिखाते हैं। तो उनकी तीनों बुआओं को एक्सक्लूड कर दिया उसने, बट बुआओं का दिल बड़ा होता है, उन्होंने रिलीज डीड कर दिया। तो इसकी वजह से एज ए फ्लैट ओनर आप बहुत सोच समझकर अपना विल बनाइए। आपको कोई प्यार से बात कर रहा है, आप स्ट्रेंजर, काम वाली बाई, आपका बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ऐसा मत करिए। एग्जीक्यूटर रखिए, एग्जीक्यूटर रखने से बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में आती हैं। एंड आपके जीते जी आई एडवाइज यू गिव डीड मत ना करिए। सेकेंडली, सोसाइटी का बहुत रोल नहीं होता है आपकी फैमिली में। आपकी सोसाइटी को अगर आपको एक्सक्लूड करना है, रजिस्टर्ड विल करवा लीजिए एंड गिफ्ट डीड कराओगे तो भी काफी हद तक आप अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। विद दिस पॉजिटिव नोट आई शैल कंक्लूड माय सेशन। थैंक यू सो मच। यस, दे आर ऑल। Over to you, Agrawal Sarji. Over to you. Thank you, Advocate Yadav. And Thank we you, will sir. take a small break of 2 minutes. Our sponsors break. Please bear with us till then. Thank you, Okay, sir. everybody. No issue, sir. Okay.
Welcome back, friends. With the permission of all our friends, we will take up questions only relating to today's topic. आज का विषय है family property, disputes, legalities, and probable solutions. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. We will take up questions in sequence. Only Yes, one feel short free to ask. question Please पूछिएगा. Yes, per language is person. not the barrier. You can speak in Hindi as well. While asking questions, please switch on your video. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Thank you. Our first, before we take up our friends' questions, Advocate Yadav, I would like to know, आपने कहा कि वसीयत बनाओ. Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. Am I audible? वसीयत बनाओ. Yes. हाँ जी. Yes, sir. वसीयत बनाओ, पर कोशिश करो कि गिफ्ट डीड ना बनाओ. बिल्कुल. Yes, sir. गिफ्ट डीड आप जीते जी बना लोगे, किसको देना है. जैसे वसीयत है, आपके पास मानो 2 प्रॉपर्टी है, आपके 2 बेटे हैं, दोनों को एक प्रॉपर्टी दे दिया जीते जी, एंड फिनिश ऑफ. द ओनली रिस्क बिकम्स इज प्रिज्यूमिंग द चिल्ड्रन टेल द फादर to get lost. So that becomes a complication for the father. Yes. But however, is there any other way, like for example, ये तो पता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, अल्टीमेटली मेरे जाने के बाद में मेरे बच्चों को देना है या मेरे परिवार के और बाकी लोगों को देना है. हाँ जी सर. या एनजीओ को दे देना है या ट्रस्ट को दे देना है या किसी को भी दे देना है. हाँ जी. जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी हम अपने परिजनों को ही दे, अपने फैमिली को ही दे, अपने दोस्त को भी दे सकते हैं, स्ट्रेंजर को भी, यहाँ तक कि आप चलते फिरते किसी को भी दे सकते हैं. हाँ. आपकी चीज आप दे सकते हैं. तो अगर ऐसा है तो विल बनाने का क्या मतलब रह जाता है? जीते जी जिसको देना है दे देना बुद्धिमानी है या वेट करना है लास्ट तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर जी, और ये एक फैक्चुअल फैक्ट है, बट हार्श फैक्ट है सर. एज ए लॉ प्रैक्टिशनर हमने ये फेस किया है सर कि दामाद लॉयर हैं, बहुत प्यार से बात किया है एंड हमें लेके जाते हैं एज ए लॉयर और कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सेवा किया है. ससुर जी आप 80 ईयर्स के हो गए हो, आप बिल्कुल शांत रहिए, मैंने लॉयर लाया है, आपको बस अंगूठा लगाना है और आपकी सारी चिंताएं खत्म. मैं हूं ना दामाद जी, आपका जो सन इन लॉ हूं, मैं हूं ना वकील. एंड उनके सगे बेटे बाहर खड़े हैं और ये दामाद जी अंदर आके कह रहे हैं कि पापा जी मैं हूं ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अंगूठा लगा दीजिए. ये प्रैक्टिकल सर, ये प्रैक्टिकल चीज कह रही हूँ. लाइफ इज वेरी वेरी हार्ड एंड इंडिया इज नॉट दैट ग्रेट विद ग्रेट पीपल. इंडिया इज ग्रेट बट पीपल आर नॉट ग्रेट हियर. तो लिटरली वो अंगूठा लगाने के बाद जब आप विल बना दिया आपने, जब गिफ्ट डीड भी कर दिया ना, उसके बाद आपने अपने ही घर में आपका बुढ़ापा खराब किया. इन द सेंस आपके खुद के बच्चे रोज लड़ाई करेंगे किचन में ना जाके कि भाई ये जो बूढ़ा आदमी है ना, इसको तो ससुर प्यारा है, बेटी प्यारी है, हम क्यों करें इनकी सेवा, जाके ले जाए अपने घर. अब इस सिचुएशन में विल बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है कि भाई मेरे जाने की बात की चीज है, वो आपके घर के रहते ही आपका जीना इतना हराम कर देंगे कि आपको लगा कि भाई हम काहे को ये विल बना के गए. तो इसीलिए एग्जीक्यूटर एक ऑप्शनल चीज है, जिसमें आपने देखा होगा हिंदी पिक्चर्स में कि कोई जाने के बाद 13वीं के बाद कोई एक वकील आता है ब्रीफ केस में लेके कुछ, और फिर लोगों के लिए सरप्राइज हो जाता है, बेटों के लिए, सबके लिए, कि ये तो वकील साहब को हमारे पापा जी देकर गए थे. फिर आपने हिंदी पिक्चर में भी देखा होगा कि बड़े बेटे को सब मिल गया, छोटे कुछ नहीं मिला. तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज है. लॉयर का भी काम होता है कि इसे बहुत कॉन्फिडेंशियल रखिए, बिकॉज किसी के जान पर भी आ जाता है. जैसे मुझे पता चला ना आपने मुझे विल में कुछ नहीं दिया है तो बस मैं आपके दुश्मन. तो यहाँ पर विल एग्जीक्यूटर लाता है तो कॉन्फिडेंशियली आपका विल, आप हम तो नहीं रहेंगे ना बताने के लिए कि मेरा विल है सो एंड सो. तो वे ओरिजिनल विल है कि नहीं ये डिक्लेयर करने के लिए हम एग्जीक्यूटर रखते हैं और वो एग्जीक्यूटर ओरिजिनल विल प्रोड्यूस करता है कोर्ट में. तो इसलिए कोर्ट में जाने के लिए बहुत जरूरी है. मैडम उदाहरण के तौर पे क्या होता है कि हम हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर है.
हाँ, है ना? तो टिपिकली हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा परिवार उस फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। हम्म, जब वो फैमिली डॉक्टर मुड़ा जाता है तो फिर हम और किसी को अपना फैमिली डॉक्टर बनाते हैं। हाँ जी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कि कोई फैमिली एडवोकेट भी होना चाहिए, एक 100% प्रश्न। सर, 200%। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार को ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि वसीयत करना है तो सिर्फ एक बैंकिंग ट्रस्टी को ही पावर दिया जाए कि वसीयत करे, कि वो जैसे आज के दिन में भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपका वसीयत करते हैं, अपने पास सेफ कस्टडी में रखते हैं एंड देन दैट इज फाइनल। तो क्या हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, फैमिली एडवोकेट होना चाहिए इस काम के लिए? अब फैमिली एडवोकेट है तो वो भी मैनिपुलेटेबल हो ही जाता है अल्टीमेटली। हाँ जी, पर क्या सेकंड सजेशन जो मैंने आपको बताया कि भाई वकील करना है तो कोई एक ट्रस्टी बैंक को करिए जो सेफ हो, फुल प्रूफ हो, वगैरह वगैरह। एक और प्रश्न रहेगा डेफिनेटली। इसके बाद में। डेफिनेटली सर, यहाँ पे जो आपने कहा ये वैलिड पॉइंट, यहाँ पे जो एलीट क्लास होती है बेसिकली उनके पास एक लॉकर होता है बैंक का, और बैंक को भी आप एग्जीक्यूटर बना सकते हो, बैंक मैनेजर को भी। सेकेंडली, अब एक आम इंसान को अपने हिसाब से भी विल डिक्लेयर करना बिना बताए, इसीलिए उसे कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है। उसे कहा गया कि आप अपनी भाषा में, जैसे गुजराती में, हिंदी में, मराठी में आप ये लिखिए, आप 2 विटनेस दीजिए, आप बैंक को बोलिए कि भाई आप मैनेजर हो, मेरे जाने के बाद मेरे बैंक लॉकर से निकाल के विल मेरे बच्चों को डिक्लेयर कर देना। तो ये एक व्यवस्था तो है गवर्नमेंट की। एंड सेकेंडली, सरकार भी ये चाहती है कि आप लोगों को और अपने घर के झगड़े ना हो, और विल हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहा तो बहुत अच्छा। तो एग्जीक्यूटर कोई भी बन सकता है, और बैंक के लिए जो एलिट क्लास, जो एक प्रोमिनेंट एजुकेटेड क्लास है, वो उतना पैसा दे देती है कि वो बैंक लॉकर रखे, एंड वो एग्जीक्यूटर का काम करते हैं। बैंक ने काफी अच्छा काम किया है इसमें सर। एंड एक अनफॉर्चुनेट ऐसे केस है हमारे पास भी कि विल का मिसयूज भी होता है सर, तो इसलिए आपको बहुत ही क्लोज लोगों पर ही रिलाई करना है। एक कोरोना का केस बता रही हूँ सर, मेरा कोरोना का जो फर्स्ट केस हमें जब आया था ना आफ्टर कोरोना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अगस्त 2020. There was one South Indian lady, and at very prominent place in Chembur, so, and लिविंग बिराउंड, शी वॉज इशूलेस। इशूलेस का मतलब होता है ना बेटा ना बेटी, और वो सिंगल थी। भाई बहन, जो उनके भाई भैया भाभी थे, उनकी भी डेथ हो गई। शी वॉज 74 ईयर्स ओल्ड, बेड रिडन, आई रिपीट बेड रिडन। कोरोना में आपके घर में कोई और नहीं आ सकता, एंड उनके पास 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी विद यू कैन से कैश एंड सोना गोल्ड ऑल दैट मिला के 3.5 से प्लस 4.5 करोड़। एंड वो जो पार्टी हमारे पास आती है वो कौन है, टू एट शॉक एंड सरप्राइज, उनकी मेड केयर टेकर, 62 ईयर्स ओल्ड, जो शैंटी में रहती है, और उसका एक बदमाश गुंडा टाइप्स का बेटा, वो और उसकी पूरी फैमिली मिलकर क्लोजली फ्लैट में विद द अंडू इन्फ्लुएंस, यानी बहुत ही इमोशनल लड़की थी, बेड रिडन थी, तो वो बार बार कह रही हैं कि ये बहुत अच्छी आंटी है, ये इसने मेरा बहुत ध्यान रखा है, झोपड़ी में रहते हैं, तो हमने सोचा कि मैं इनको ही दे दूं सब। अब वो बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट ये था कि कोरोना में जो सेक्रेटरी थे, ये सब लोगों को पता है कि वो शी वॉज अ वेरी गुड लेडी, बट बेचारी का कोई नहीं आसपास, अपना कोई नहीं है, इशूलेस है वो, ना बच्चे है ना शादी हुई है, कोई नहीं, उसकी फैमिली का सर्वाइवर ही नहीं है कोई। अब 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, बेड रिडन, 74 ईयर्स ओल्ड है, एंड शी वाज वेरी वेरी इमोशनली ड्राइवन टुवर्ड्स दिस फैमिली ऑफ द केयर टेकर लेडी। और इनको सारे उन्होंने अपने विटनेस लाए हैं, अपना डॉक्टर लाया है, और सारी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से लीड करके अपने नाम पे करवा ली। अब जब सेकेंड टाइम कोई ऑब्जेक्शन हुआ, उसको क्या किया उन्होंने कुछ पता नहीं, उन्होंने पूरा कनेक्शन कट कर दिया आपसे। आपको एज ए लॉयर, एज ए डॉक्टर, एज ए सेक्रेटरी आपको एक्सेस ही नहीं है, और उस बंद कमरे में वो कितने दिन उनको पालेंगे, बिल्कुल वो इमोशनली बहुत डाउन थी, तो बार बार कह रही थी मैं पता नहीं कब चली जाऊं, मैं पता नहीं कब चली जाऊं। तो अब जब आपने सारा बिल उनको बता दिया है कि भाई आपके जाने के बाद फला फला प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ की सामने वाले को मिलने वाली है, तो उसका बेटा, बहू, उसकी मौसी, उसके मौसे के मौसे, ऐसे 8-10 रिलेटिव्स खड़े थे, एंड वो अकेली, उसको लग रहा है कि ये सब मेरे अपने हैं, और सिर्फ मुझे एज ए लॉयर पता है कि वो शी वाज नॉट इन सेफ हैंड। एंड सर, उन्होंने नेक्स्ट टाइम मुझे एक्सेस ही नहीं दिया, उन्होंने वॉचमैन को बोल दिया कि किसी को अंदर आना नहीं है, एंड इवेंट सेक्रेटरी भी हेल्पलेस हो गया सर।
तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का विल बनाना, सबको डिक्लेयर करना बहुत बहुत गलत हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत ही क्लोज लोगों में, क्लोज डॉक्टर जो होगा आपका, 2 विटनेस जो आपके बहुत ही ज्यादा करीब हो, और बैंक का अगर कोई एग्जीक्यूटर बनता है तो वेल इन गुड, एंड वहां पर आपको लॉयर बहुत ही ज्यादा फेथफुल होना चाहिए। सो सर ने सही कहा कि आपको ये लोग चाहिए इंटरेस्टेड। एक और हाँ सॉल्यूशन हो सकता है क्या? मुझे हाँ सर, वसीयत नहीं बनानी, मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है। हाँ जी अल्टीमेटली मुझे पता है कि ठीक है, मैं अभी 80 साल का हो गया हूँ, जी तो मेरी 2 प्रॉपर्टी है, मेरे 3-4 बच्चे हैं, हाँ जी और उसमें से मैं मेरी 2 प्रॉपर्टी सिर्फ 2 बच्चों को दे रहा हूँ, और हाँ जीते जी दे देता हूँ। जी जीते जी देने का मतलब है ही कैन एग्जीक्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज ए कंडीशनल गिफ्ट डीड। अब आपको ये तो पता है कि कंडीशनल गिफ्ट डीड करते हैं तो वो विल को ओवरराइड कर देता है, विल बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कंडीशनल गिफ्ट डीड में मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जैसे हम कई आइडिया सोचते हैं ना, हमारे कई लोग सोचते हैं ऐसा आइडिया, तो मुझे विल नहीं बनाना है, जीते जी एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बना देता हूँ कि भाई मेरा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, तुम ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर पाओगे, अगर तुमने ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो ये कंडीशनल गिफ्ट डीड रिवोक हो जाएगा और प्रॉपर्टी मेरे पास रिवोट हो जाएगी। और बच्चों को दे दिया। बच्चे भी सोचते होंगे ये भी कंडीशनल गिफ्ट डीड है, ये बापूजी का या इस बुढ़ऊ का या उसका ध्यान नहीं रखा तो प्रॉपर्टी तो वापस चली जाएगी। तो बेटर टू कीप ए नाइस रैपोर्ट, सपोर्ट medically, financially, food, this thing to that person so that he also enjoys his life and ultimately property तो मुझे आनी ही आनी है। क्या ये आइडिया सही हो सकता है मैडम? सर डेफिनेटली इसे कंडीशनल विल नहीं कहते, इसे राइडर क्लॉज कहते हैं। एंड आपके विल में आप कितने भी कंडीशन डाल सकते हैं, नहीं, आई एंड डिड जब नॉट आपको मीन ऐसे कंडीशनल कहना विल है ना, मैडम, हाँ आई डिड नॉट मीन कंडीशनल विल, इट इज आई एम कंडीशनल, टॉकिंग इट ऑफ इज कंडीशनल गिफ्ट डीड। सर गिफ्ट डीड भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये विल से ही करा सकते हैं कि विल आप घर में ही पढ़ के सुनाइए कि देखो भाई मैंने इसमें खास साफ 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 के लिखा हुआ है राइडर क्लॉज डाल के कि अगर आपने मेरी सेवा नहीं की मैं ये विल रिवोक कर दूंगी, क्योंकि विल कभी भी एन नंबर ऑफ टाइम्स आप वापस ले सकते हो। तो अच्छा होता है, जैसे आपने सजेशन दिया ना कि उन्हें थोड़ा सा डरा के रखा जाए, डेफिनेटली आप विल को घर में ही पढ़िए और कहिए कि ये मेरा फुल एंड फाइनल विल कब होगा, जब मैं ये रिवोक करूंगी अगर आपने मेरी सेवा नहीं की। तो इसलिए आपको एग्जीक्यूटर रखना होता है, 2 विटनेस रखने होते हैं जिसका खुद का आपके इस विल से वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, यानी उनका कुछ पर्सनल फायदा ना हो, ऐसे 2 लोगों को विटनेस आपको बनाना होता है। एंड आपको एक एग्जीक्यूटर, ताकि ये कभी भी रिवोक हो जाएगा। भाई आपने सेवा नहीं की ना, आज विल बना के जा रही हूँ मैं कि आप दोनों सेवा करोगे, लेकिन ये विल मैं ना आखिरी में समझना, अगर आप लोगों को मैं 6-6 महीना देखूंगी कि आप कैसी सेवा कर रहे हो, नहीं करोगे मैं ये विल को रिवोक करूंगी, मैं फिर से विल बना दूंगी। तो वो क्या होता है ना, उनमें एक डर होता है। तो विल भी ऐसे भी लोग डिक्लेयर किया जाता है, पेरेंट्स करते हैं पहले से विथ हैविंग द कंडीशन प्रेसिडेंट कि आपने ये मेरी सेवा करनी है वरना मैं ये रिवोक कर दूंगी, मेरे जीते जी ये विल रिवोक कर दूंगी। और आप गिव डीड में ना सर वो थोड़ा सा सेफर साइड नहीं है, वो चटमंगनी पड़ ब्याह जैसा है। द मोमेंट योर रजिस्ट्रार विल साइन एंड यू ऑल गेट रजिस्टर्ड will become that the person will become ultimate owner। तो यहाँ पे गिव डीड है ना वो इतना प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखा हुआ है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको एक ऑप्शन हो जाता है सर। गिव डीड में क्या होता है ना कि थोड़ा आपके पैसे भी काफी खर्च हो जाते हैं, फिर आपको उसको चैलेंज करना होगा ब्ला ब्ला। तो गिव डीड ना करिए, आई रिक्वेस्ट यू। अगर आपको थोड़ा भी लगता है ना कि इनको डरा के रखना है तो विल को ही घर में डिक्लेयर कर दीजिए, और विल को डिक्लेयर करने के बाद 2 विटनेस और एग्जीक्यूटिव काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जैसे आप बैंक मैनेजर को भी रखा सकते हैं, एंड उनको पढ़कर सुनाइए पूरी फैमिली को कि ये कभी भी रिवोक कर सकती हूँ, ये विल अल्टीमेट नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, विल में ही Okay, मेंशन कर सबके thank you सामने बोलकर। thank you for sharing your knowledge. हाँ सर। I'll request our friends here if they have any questions for Advocate Yadav, please ask. किसी भी दोस्त को कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, ऐसा क्लिक कर दीजिए so that we will know who wants to ask questions. Okay, our first question is by Pranaya Dombale.
यस सर, नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्ते नमस्कार, सर। आप वीडियो ऑन करिए मैडम। ओके। हाँ, गो अहेड। हाँ हाँ यस प्रणय जी। अगर वो जो विल है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन है ना विल भी चैलेंज करते हैं, करेक्ट? इसीलिए बेटा प्रोबेट इंपॉर्टेंट है। तो जो नया लॉ है ना जिसने कहा है कि प्रोबेट इज नॉट कंपलसरी बट प्रोबेट ये एडवाइजेबल है, क्योंकि कोर्ट का कम से कम इंटरवेंशन होता है। एंड सेकेंडली, एक बार आपने विल रजिस्टर्ड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको सताना घर में शुरू कर सकता है। जैसे उनको पता चला कि मुझे तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कितनी बार भी ना विल को आप रिवोक करवा सकते हो। सेकेंडली, जैसे सर ने कहा कि मैं गिफ्ट डीड में क्लॉज डाल सकता हूँ क्या? हाँ, आप गिफ्ट में भी क्लॉज डाल सकते हो। आप जैसे कहते हो ना छोटे बच्चे को कि चॉकलेट दिया है हाँ, लेकिन ज्यादा मत खाना, ठीक वैसे आप हाँ। गिफ्ट में राइडर क्लॉज डाल सकते हो कि मेरा ये गिफ्ट डीड है ना, ये मैं रिवोक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये है दैट पर्सन हैज एग्रीड मी टू पे 10,000 per month and that person will take care of me. बट प्रॉब्लम क्या होता है, गिफ्ट डीड को चैलेंज करना खुद बेचारे पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब पे किया हुआ है, और बूढ़ी उम्र में आप जाके एक वकील को ला देते हो पिक्चर में। तो किसी को भी ना गिफ्ट करने के वक्त है ना, आप बहुत सावधान रहिए, क्योंकि वो तुरंत उसको चीज मिल जाएगी और वादे लोग तोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा है विल बना के डरा के रखिए, और विल आप रजिस्टर्ड भी करते हो ना, उसके बाद भी आप विल को रिवोक कर सकते हो। इसलिए आपको एडवाइजेबल है कि आपको विल रजिस्टर्ड करके ही रखना होता है, क्योंकि प्रोबेट भले नए लॉ के हिसाब से ऑप्शनल है, लेकिन हाँ। चैलेंज किया जा सकता है किसी भी फैमिली मेंबर से कि पापा की सेवा करते थे, मीठा मीठा बोलकर करवा लिया। या मेरे केस में क्या था, वो केयर टेकर थी ना, उसने मीठा मीठा बोलकर 4.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया अपने नाम पे। तो ये एक फैमिली पर्सन भी चैलेंज कर सकेगा, इसीलिए विल को रजिस्टर करना इज कंपलसरी। अगर विल को रजिस्टर किया तो फिर चैलेंज तो करते हैं ना नॉर्मली जैसा। हाँ। करते हैं, वो उनकी किस्मत ना, तब तक तो सामने वाला जा चुका होगा। एंड हाँ। सेकेंडली, विल जो होता है ना, वो आप डिक्लेयर करके भी सबको डरा के रख सकते हो कि अगर मेरी सेवा नहीं किया तो ये विल ये मत समझना कि रजिस्टर्ड हो गया तो अभी खत्म। कितनी बार भी आप जाके रजिस्ट्रार को बोल सकते हो कि आई वांट टू रिवोक दिस विल, ओके। क्योंकि कोर्ट है ना, वो फेवर किसको करता है पता है? प्रॉपर्टी ओनर को। अगर मैं आपका अपना गिफ्ट डीड भी कर दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी, मैं रिलीज डीड भी कर दूं ना, और आपका बिहेवियर चेंज हो गया मेरे साथ, तो कोर्ट फेवर हमेशा ना ओनर को करती है। एंड कोर्ट इंश्योर करेगी कि आपको कोई सताए नहीं। आपने पावर अटॉर्नी दे दी, आपने रिलीज डीड कर दिया, आपने भले विल बना दिया, कोई आपको अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो कोर्ट भी कंसिडर करेगी, कोर्ट आपके फेवर में। एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन के साथ ये बहुत होता है, इसलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर नोटराइज विल रहेगा, वो स्टैम्प पेपर पे रहेगा, नोटराइज विल है, सब कुछ है, लेकिन मैं अगर सपोज आपकी छोटी बहन हूँ तो मैं कहूंगी कि ये इतना ही सही विल था तो ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? 4-3 हजार तो लगते हैं। तो इसलिए रजिस्टर्ड को वेटेज है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट भी तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहेगी ना। लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली हमेशा डिस्प्यूट करके आ जाती है पिक्चर में, कि पूछने में क्या जाता है, सोसाइटी अपना स्टेक डाल देती है आपकी फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स ना हमेशा चैलेंज करते ही हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। आप कितना भी अच्छा लीगल प्रूफ दे दो, लेकिन उनको लगता है कि भाई पूछने में क्या जाता है, हो सकता है मैं जीत जाऊं केस। इसलिए कभी भी Okay, आप है ना बहुत ही we'll अच्छे लोगों take up को the next रिप्रेजेंट question करेंगे। now. We have यस, got limited time only. एडवाइजेबल है सर कि आप एग्जीक्यूटर रखिए और विटनेस बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल पार्टी रखिए। Okay. Our next question is by Mr. Husnain Changi, please. Mr. यस सर जी, Husnain. यस सर, प्लीज प्रोसीड सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। यस मैम, yes, मेरा sir. क्वेश्चन रिलेट कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ से। हाँ जी। सो एज आई अंडरस्टैंड, मुस्लिम पर्सन कैन नॉट bequeath more than 1/3 of his property without the consent of the existing heirs or proposed Yes. heirs, I mean, or future heirs. So my person I know needs to make a will. She has 2 sons and she has no other issues, but she does not want to make a will for obvious reasons that she cannot make a will according to her personal law by which she is ruled right now. So would it be fine if she would make a family arrangement agreement along with release deeds, because all her properties are interlinked between the sons in various proportionate shares and herself? So would that be a good idea? But then
Actually, my question, ma'am, is that would the release deeds be executed now and registered upon the demise of the testator? Or would it all happen simultaneously in the lifetime of the mother? The first question is that whether you can have family settlement agreement. Of course, the answer is yes, irrespective of your any law or personal law. Family settlement, as you might have joined later, late, sir, as I told, that you must have the cordial relation with your family, and love precedes law. So if your all family members are coming together कि no issues, हमें घर के झगड़े घर में रखने हैं, तो family settlement agreement is a very good option. Secondly, that is also known as one of the mode of mediation, है ना, or with the conciliation mode, right? So Yes. family settlement, we also advise, even the court also has considered it as alternate dispute redressal. So भी एक केस में हमारे क्या हुआ था कि हमारी पूरी जो ऑफिस है वो that had been flooded with 25 फैमिली मेंबर्स ऑल टुगेदर. अब 25 लोग एक साथ बैठे, तो सर आपको लगता है कि फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट एक ही बार में साइन होगा? ना, 3 घंटे लगे सर उन्हें कन्विंस करने में, झगड़े हो गए उनके आपस में. 25 पीपल और 4 करोड़ की प्रॉपर्टीज है उनकी, डिफरेंट. तो सबको सेम फोरम पे लाने का काम एक लॉयर करता है. तो आपके घर में जो एक अच्छा पर्सन हो ना, जो बड़ा, या आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, इवन पंचायत ऑल्सो, दे ऑल्सो हेल्प. तो आप अगर फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए जाते हैं, दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बट उसको भी चैलेंज किया जा सकता है when any person shall have the dispute in future. तो कभी भी ये मत सोचना आज तो फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया, अब हम कट्टी बट्टी करेंगे ना. रिलेशंस मैटर्स. कोई भी इंसान कोई भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर ले या फैमिली सेटलमेंट कर ले, लेकिन चैलेंज करने के लिए कोर्ट जा सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है. इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप फैमिली के मैटर को, किसी भी मैटर को मीडिएशन से आप उसे सॉल्व करिए, एंड उसके बाद इंश्योर करिए कि आपका रिलेशन बना रहे कॉर्डियल. क्योंकि आप कल बैकआउट होके मैं आपके अगेंस्ट जा सकती हूँ कि ये सेटलमेंट एग्रीमेंट तो मुझे मानने नहीं है. Yes. But So the discretionary ma'am, power of the court always lies. may I ask for one clarification, sir? Yes, sir. So, Yes. so the ma'am, the challenge here arises because there are some interests which will come into play only upon the demise of the mother. For example, there is one property which is in the joint name 50% each of one son and the mother. And on the demise of the mother, according to the Sharia law, it will be divided equally among her 2 sons. So one son will end up with 75% and one son will inherit 25%. This we want to avoid because that comes into play after the demise of the mother, right? So what my question was, should we execute the release deed now and register it upon demise? Or- Release deed cannot be registered after the demise. You will have to go to the registrar, and at their present, in their presence, you have to sign. Release का मतलब होता है कि I'm the relinquishing. brothers will be releasing their shares to each other. हाँ, तो that has to be present in the registrar office, Okay. signing Alright. before registrar and having 2 witnesses. Registered सामने होता है सर, after death नहीं होता है, वो will होता है सर. Release deed Get means it. I'm relinquishing my property right now before in presence of registrar and having 2 witnesses. Thank you, After the ma'am. demise, release deed नहीं होता सर जी. Execution उसी वक्त हो जाता है. It Yes, shall ma'am. be Thank you. executed. जैसे ही मैंने release कर दिया ना, I do not have any interest. You can sell out this property. Brother, you take my property. I am relinquishing my rights per se. That means you have got the outright power, right, to transfer it or to sell it. That way. Thank you. Thank you, Yes, sir, for yes, joining. sir. Anybody Nice else question. has any किती वाजता question? निघणार सकाळ Nice question, sir. Yes. Okay, Hello, anybody madam. else has any other questions, please? One madam, and can foremost I- important. Yes, sir. Really, sir. Yes, sir. Umesh, sir. Madam, in case of death of a person, family, Sir, please switch on owner your of the- video first. Sir, Yes, sir. please switch on Sorry, your sorry. video first. Yeah. In case of death of a person who is owning a flat, now his legal heirs got the letter of administration. Okay. Can you repeat, sir? No. But yes, sir. Can you repeat? In a person is owning a flat, Okay. in Mumbai. Yes, sir. Yes. No, he is demised. The legal Yes, heirs, he's no more. he no more. Legal heirs got a letter of admission from the court.
Okay. Hmm. Now, based on that, can this property be transferred to their name, or any other documents will be required for that purpose? For that reason, without declaring a will means the person has died interstate. That means Yeah. without declaration of the will, you will have to get the certificate from the court. And what is that known as? Yes, anyone? Succession or probate? Can anybody tell me? Will होता है तो क्या लेते हैं आप? और अगर कोई Probate. will बना के ना जाए तो क्या लोगे आप? Succession certificate. Yeah. सक्सेशन सर्टिफिकेट शैल बी गिवन ओनली बाय द कोर्ट. इसीलिए एडवाइस क्या हुआ होता है कि विल आप डिक्लेयर करो, राइट? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. So therefore, if any person has died interstate, that means without declaring the will, that person, they will have to, the survivors, the legal heirs, they will have to proceed to the court, and that shall be the discretionary power of the court. After getting satisfied, the court shall only give you succession certificate. So once they got, now the property can be transferred to their name. Of course, by all means, yes. And No one other document is property- required. No other document. No, succession certificate itself means the property has been, you can say, verified, and others have been excluded. Yani, I've been Okay. excluded, the world has been excluded, and you have the right in rem. That means you have the right against whole world. Okay. Thank you, madam. Thank you very much. That's Thank you, for sir. Thank you. Thank you, Yes, sir. sir. Anybody else has any question before we conclude today's webinar? उनमें सर को पूछना था ना, वो हो गया. हाँ, नितिन सर जी, एनी क्वेश्चन? अरुण सर, सुशील सर, Mr. Sushil Matthew, please go रेली ahead. मैडम जी. Hello, good evening, ma'am. So, Sushil Matthew, yes, हाँ सर, please go हाँ ahead. सर जी, सुशील सर जी, yes, proceed. Madam, in our case, the will has been made, and all the properties has been there in the name of mother, but conditionally that after she passes away, the property would be distributed Who has among two. who had declared this will? Father. Father. Yes. Yes. Declaring the will in the name of the mother. No. Mother with condition that in case both of us pass away, the will, the property will be divided as per so and so. Yes. So, but everything was in the name of mother. But after that, she came and then she made a gift deed of one of the property to me, and accordingly, and then other properties were sold, and she came back and she settled here. But there was no probate done. But the gift deed was registered. So is the property legal in my name? And your brother has got nothing in that will? No one has got dispute. No one has got the dispute, and the mother that is is- no more, right? Mother is no. Okay, so in this sense, your relation of the family matters the most. In any of such property dispute, relation matters a lot. Because if your family has no dispute, sir, then obviously you all have to approach to the court. Court will ask everyone, and without any, you can say, further discussion, dispute, you will get the probate soon. Definitely, it shall be in your favor. If Yeah, but the other family members have no objection, then But of course I- it will be in your favor. No, but as the probate has to be done still, even though she's done the gift deed to me. If she has given the gift deed to you and nobody has objected or suppose any will, and Yeah. the third party to whom you want to sell it out the property, or if Yes. anybody is not objecting and they are allowing, your builder is also allowing, your society members, everyone, and even the prospective buyer, then obviously the role of the probate is no more in question, because as per the new law, probate is not mandatory. But if the family objects, then probate will come into picture. Otherwise, the question of obtaining the probate is no more. Okay, So thank you. congratulations, sir, in your favor. Your family is also in your favor. So as the Yes, new yes. law of January 2026. So congratulations, sir, for that. Thank you. Mr. Matthew, Madam, one last point. Can I ask? हाँ sir जी, बिल्कुल sir जी, please hold proceed. on, hold on, please. Somebody else is already on the line. Hold Okay, on. Mr. Sushil Matthew, Yes, sir. the property title originally belonged to whom? Father. If the property belongs to the father, was it duly transferred to the mother via some will or some Yes. court degree? No, via will. So it was transferred
via a will Registered in favor will. of your mother, That's correct. and you did get a probate or an LA for the will. No, and neither. Okay. And the But- will or will was never challenged by anybody. Never. Okay. So how does the title ownership come to the mother without execution of the document? Your property, I think, is in Mumbai, you said. No, it's in Pune. पुणे, ठीक है. Then I think मैडम यादव जी ने जो जवाब दिया, if there is no dispute between the family, then there is no need of probate also if the property is in Pune. Yes, sir. And mother, sons, they Sushil Sarji, they come under class 1. So therefore, outrightly, father can bequeath all the property in the name of the mother, and mother has declared all this in the name of Sushil sir. Therefore, I congratulated him because in this case, all these three claimants were class 1 here. So माँ no, के yeah. गुड बुक्स में जो बेटा है तो माँ ने अपने बच्चे को देना है, ऐसा कंडीशनल क्लॉज आप विल में डाल सकते हैं. Yes. No, the condition was already there. So and so property will go to one brother, so and so And no property one will go has to. objected, na? That is the good thing, sir. You are very fortunate. You are very fortunate. As per the new law, no probate is required, sir. As per the new law, provided that the family has no issue. Okay, If family okay. issue किया, then probate might be the condition precedent. ठीक है. मिस्टर Okay. नार्वेकर, आपका प्रश्न क्या है? Yeah. छोटा सा Yeah, प्रश्न. madam, can a gift deed be a conditional? बिल्कुल सर, हो सकता है. जैसे अग्रवाल सर जी ने भी कहा ना, जैसे हमने कहा कंडीशनल प्रेसिडेंट आप पावर ऑफ अटर्नी में भी डाल सकते हैं, रिलीज डीड में भी डाल सकते हैं, इनफैक्ट इन योर विल एंड गिफ्ट डीड. यस सर, कंडीशन डाल सकते हैं आप. ना, कि मैं आपको पिताजी gift पिताजी बच्चों को देना चाहता है, बट भाई जब तक मैं जिंदा तब तक मेरे पास रहेगा, बाद में मैं तुमको गिफ्ट करके गिफ्ट हो गया ये- ये ऐसा. सर आप विल एक बार डिक्लेयर कर दिए, सॉरी गिफ्ट डीड डिक्लेयर कर दीजिए, और आप तो ये बोल सकते हो कि मेरे होने तक आप इसको एग्जीक्यूट मत करिए. ओके. हाँ, लेकिन तो गिफ्ट record डीड में- में ऐसा मोस्टली हाँ, इसीलिए पूछा कि भाई, बट Property पिताजी में चाहते भी है कि मेरा संभाल भी तो होना चाहिए, मेरे को तो केयर टेक भी होना चाहिए सर, लास्ट तक. सर आपको जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी दे दो, आप ओनर हो ना, ओनर के लिए हमेशा कोर्ट है ना खुले मन से आपके इंटरेस्ट को सेव करता है. सेकेंडली, जब आप सीनियर सिटीजन के साथ ये खेलते हो ना गेम, गिफ्ट डीड, पक्की सेवा, प्यारी सेवा, तो गिफ्ट डीड हमेशा वो एक सीनियर सिटीजन के फेवर में. ऐसा हुआ है सर हमारे केस में, नेरुल का केस है, मदर को 4th स्टेज कैंसर, राइट, ब्रेस्ट कैंसर, 75 इयर्स ओल्ड, बहुत ज्यादा गुड बुक्स में रहा, बेटा गिफ्ट डीड करा लिया. जिस दिन गिफ्ट किया, टू योर अटर शॉक एंड सरप्राइज, पीपल आर सो हार्श, उन्होंने माँ को निकाल दिया कि भाई मैं क्यों रखूं, मेरे पास तो हो गया. बेटी ने घर लाया, बेटी अभी सेवा कर रही है, बाप को, बेटे को तो मिल गया, लेकिन बेटी ने ऑब्जेक्शन लिया है कोर्ट में केस डाल के कि ये गिफ्ट नलीफाइड हो गया है. तो आप ऐसे कंडीशन डाल सकते हो कि ये गिफ्ट में मेरी सेवा करो, मुझे एक अटेंडी लाके दो, मुझे 15,000 रोज महीने का होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये गिफ्ट रिवोक करने का हक होगा, बट ये गिफ्ट में नहीं होता, इसलिए गिफ्ट अवॉइड करिए. That will Okay, be better. we'll take up our last question by Mr. Lakshman Raj. Mr. Lakshman Raj, please. यस, Last question by Mr. Lakshman Raj. लक्ष्मण जी. यस सर. बहुत बहुत नमस्ते सर. आभारी सर, बहुत बहुत नमस्ते. आभारी आपका. सर एक क्वेश्चन है आपसे, अगर समझो नॉमिनी आ गया है, अगर 2 भाई 2 बहन है, तो बाकी के भाई बहनों का इंडेमनिटी बॉन्ड लेना जरूरी है क्या सोसाइटी को? सर इस केस में क्या है ना, जब सोसाइटी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करती है तो वो क्या कहती है, कल कोई भी जो क्लास 1 हेयर है ना सर, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सक्सेशन एक्ट कहता है कि कौन आके उठ के खड़ा हो रहा है. नॉमिनी कौन होता है, जो आपकी क्लोज फैमिली में, प्रॉक्सिमिटी में, आपके ब्लड रिलेशन में, हस्बैंड है तो वाइफ है, वाइफ के केस में हस्बैंड है, एंड आपके जो रियल जो ब्लड पे आते हैं ना, सन एंड डॉटर. तो नॉमिनी कल आप जब ये एनओसी ले रहे हैं ना सर, तो लीगल हेयर का जो क्लास 1 हेयर है ना, उनका हमें नॉमिनेशन में हम राइट, उनका पर समझो 2 भाई 2 बहन है और दो भाई- एक जन उसमें से इंडेमनिटी बॉन्ड या कुछ नहीं दे रहा है, एनओसी नहीं दे रहा है, सोसाइटी तो को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होंगे, रिलीज डीड लेना होगा सर, रिलीज डीड समझो एक जन नहीं देता है तो नॉमिनी हो सकता है. ना. आप डिक्लेयर कर दो, हम इसमें काउंटेबल
सोसाइटी को फिर आप आंसरेबल नहीं बना सकते। अगर वहां पर प्रॉब्लम आ रही कि इंडेमनिटी बॉन्ड चारों मिलके नहीं दे रहे हैं, क्लास 1 2 भाई 2 बहन, और तो आप रिलीज डीड भी बनवा के लीजिए और आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। सोसाइटी को उसमें एक जन नहीं दे रहा, मेरा कहने का मतलब एक जन नहीं दे रहा। तो आपको सोसाइटी को ये मेंशन होता है, उनकी जो नेक्स्ट बॉडी मीटिंग होगी ना, उसमें वो जनरली डिक्लेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे ये फैमिली का इश्यू है और ये एनओसी और ये इंडेमनिटी बॉन्ड इनकम्प्लीट है सर, ये डिनाई कर सकती है और अपना एक स्टेक रख सकती है सोसाइटी, एंड आगे फ्यूचर में भी पार्टी स्टेक आंसरेबल नहीं बना सकती। सोसाइटी क्या करे, आपके घर के डिस्प्यूट है, आप सॉल्व करिए। तो एक पर्सन ने भी अगर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड या आपको रिलीज डीड नहीं साइन करके दिया ना, सोसाइटी एज ए सोसाइटी पर्सन आपका कोई रोल नहीं, आप उनको ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट एनओसी दीजिए ही मत, आप बिल्कुल मत दीजिए एनओसी। अच्छा, सेकंड ये है, नॉमिनी रेंट पे दे सकता है? सर नॉमिनी Like- रेंट पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट कुछ नहीं कर सकता अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो। अगर मैं नॉमिनी हूं और मैं आपके ओरिजिनल जो बायर है, एक्चुअल जो फ्लैट ओनर है, उसको एक्सक्लूड करके बेटा जबरदस्ती, माँ बेचारी बेड रिडन है, बूढ़ी है और कह रहा है मैं रेंट पे दे दूंगा तू क्या कर लेगी, वो नहीं कर सकता। सोसाइटी कैन ऑब्जेक्ट सो एज कोर्ट, सो नॉमिनी हैज नो राइट पर से, नो राइट। अच्छा, एक सिंघानिया का केस था, काफी पुराना केस है सिंघानिया का, जरा उसका लास्ट एंडिंग क्या हुआ था मुझे पता नहीं है। अगर यही आपको हुआ है कुछ- सर कि नॉमिनी आउटराइटली आपका ओनर नहीं है, वो बस एक ट्रस्टी है। हाँ। और सेकेंडली जब पापा ने सारा प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे किया, आपको पता होगा कि सारी पर प्रॉपर्टी काफी केसेस में क्या है, सोसाइटी ने एनओसी दिया हुआ है नॉमिनी को, वही लीगल है, लीगल है भी है, सन कोर्ट पे बाद में ऑब्जेक्शन आया हुआ है। सर कोर्ट डिस्क्रिप्शन देखती है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट को, आपका इंटेंशन देखती है। एज ए सोसाइटी, एज ए सेक्रेटरी, मेरा मलाइज इंटेंशन था कि मैंने सारा आपके साथ गुड बुक्स में रिलेशन बनाया और एनओसी दे दिया, या मेरे आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि वो फर्स्ट टाइम ऐसे हो गया बाय मिस्टेक, तो वहां पर इग्नोरेंस के लिए ना सोसाइटी को एक बार तो छोड़ देगी कोर्ट। लेकिन अगर आपने दिखा दिया कि मलाइज इंटेंशन और आप एनओसी दे चुके हो, तो जो रियल क्लेमेंट है ना घर के, जो लीगल हेयर के, वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में केस डाल सकते हैं इवन अगेंस्ट सोसाइटी। तो सोसाइटी को एनओसी देने के पहले बहुत बार सोचना होता है, एंड सोसाइटी को फैमिली ट्री मांगना चाहिए। आई एडवाइज यू, आप अगर फैमिली, अगर आप एक सोसाइटी हो, आपको किसी को XYZ को भी एनओसी देना है ना सर जी, आप उनका फैमिली ट्री मंगाइए और फैमिली ट्री को नोटराइज कराइए। फैमिली ट्री को जब आप नोटराइज कराते हो, देन यू आर अकाउंटेबल टू रिवील आउट एवरीथिंग कि मेरा बेटा का बेटा था, या मैंने 2 शादियां की थी और मुझे 2 और बच्चे हैं। तो आपको फैमिली ट्री एडवाइजेबल है। फैमिली ट्री में ऐसा ही होता है कि समझो 15-20 जन है, एक दो तो आदमी करेंगे या ही नहीं सही। तो सर फैमिली ट्री में madam, वो legal madam, है, madam, hair 1, hair madam, 2, we ये are confusion होता है। running out of time. We have to conclude. Thank you, Advocate Reshma Yadav, for lecturing at our webinar. Thank you for sharing your knowledge and experiences. Thank you very सर much. अपना ध्यान रखे हैं। Now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and we'll meet in the next webinar. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you sir. Thank you.